हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ 2024 में रिलीज हुई एक कोरियन सीरीज की जिसका नाम है अ किलर पैराडॉक्स। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक लड़का इतने सारे मर्डर करता है और नेचर उसके खिलाफ सारे सबूत मिटा देती है। तो गाइस, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो किलर पैराडॉक्स की कहानी शुरू होती है ली टैंग के घर से, जो एक आम सा कॉलेज स्टूडेंट है और उसे आर्मी से वापस आए 6 महीने हो चुके हैं। उसके घर वाले उसकी बहन यंग की शादी की तैयारियों में बिजी हैं, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि टैंग आर्मी से वापस आने के बाद से कुछ खास नहीं कर रहा है। जब घर वाले इस बारे में उससे सवाल करते हैं तो टैंग कैजुअली बोलता है कि वो कनाडा वर्किंग हॉलिडे पे जाने का प्लान बना रहा है, पर ये ज्यादातर एक बहाना लगता है ताकि वो फैमिली के सवालों से बच सके। स्कूल में टैंग अपने दोस्तों कांग फान और मियंग से मिलता है और उनसे कहता है कि उसे कुछ एक्साइटमेंट चाहिए अपनी जिंदगी में। हाई स्कूल के बाद सब कुछ बहुत बोरिंग लग रहा है और वो किसी स्पेक्चुलर चीज की तलाश में है। अपनी गंदे से अपार्टमेंट में वापस जाके टैंग कनाडा की ख्वाबों में खो जाता है। कनाडा के लैंडस्केप्स के वीडियो देखता है और रॉकी माउंटेन्स का एक फ्रेम फोटो भी अनबॉक्स करता है, लेकिन जब वो उसे वॉल पे टंगाने की कोशिश करता है तो हैमर से कील नहीं लगती और वो फेल हो जाता है। बाद में टैंग अपने पार्ट टाइम जॉब पे जाता है जो एक कन्वीनियंस स्टोर में है। रात पहले तो नॉर्मल लगती है, लेकिन फिर 2 कस्टमर्स आते हैं। एक बहुत ही बदतमीज होता है, सिगरेट ऑर्डर करता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे ये कोई रेस्टोरेंट हो। दूसरा कस्टमर पोलाइट होता है, वो खाना खरीदता है और अपने दोस्त को खींच के ले जाता है। रात में टैंग का बॉस स्टोर बंद करने आता है। टैंग उससे हैमर उधार मांगता है ताकि वो अपना फोटो लटका सके, लेकिन बॉस इतना बिजी होता है कि वो सुनता ही नहीं। टैंग चुपके से हैमर ले जाता है। घर जाते वक्त टैंग को वही ड्रंक आदमी सड़क पे गिरा हुआ मिलता है। उसका दोस्त वहीं पास में था तो टैंग उसे इन्फॉर्म करता है, लेकिन उस आदमी को कोई कंसर्न ही नहीं था, बल्कि वो तो उसके साथ वायलेंट हो जाता है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, टैंग के पास्ट का एक डार्क हिस्सा। स्कूल के टाइम टैंग और उसका दोस्त क्यांग वॉन को बुली किया जाता था। ये चीज उसे अंदर से ट्रिगर करती है। एकदम से डेस्परेशन में टैंग अपने बैग से हैमर निकालता है और उस आदमी पे वार करता है। एक ही वार में उस आदमी की मौत हो जाती है। टैंग शॉक रह जाता है। तभी एक अंधी औरत अपने डॉग के साथ वहाँ से गुजरती है। उस औरत को उसका डॉग वहाँ ले आता है। तभी वो उससे कहती है कि सड़क पे पड़ा कुछ भी मत उठाओ, और वो उसे ले जाती है। टैंग पैनिक में घर भागता है और बाथरूम में जाके पागलों की तरह खून धोने लगता है। उसके मन में बस उस आदमी का चेहरा ही बार बार आ रहा था, जैसे वो उससे बातें कर रहा हो, अपनी जिंदगी की अपनी कहानी सुना रहा हो। कुछ देर बाद क्यांग वॉन टैंग के घर आता है। बातों ही बातों में टैंग स्कूल के उन पुराने बुलीज का जिक्र करता है, लेकिन क्यांग वॉन बताता है कि वो लोग तो अब अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तब टैंग को याद आता है कि उसने हैमर क्राइम सीन पर ही छोड़ दिया था। ये हैमर ही उसे मर्डर से जोड़ने वाला सबसे बड़ा सबूत है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव चैन नैनगम और उसका कलीग यंग जाय क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। तभी टैंग को अनएक्सपेक्टेड कॉल आता है। कन्वीनियंस स्टोर में उसकी शिफ्ट लग गई है क्योंकि दूसरी लड़की बीमार पड़ गई है। डिटेक्टिव स्टोर आते हैं और सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछता है। वहीं 2 लड़के जो पहले परेशान कर रहे थे उन्हें स्टेशन ले जाया जाता है। स्टेशन में उन्हें वार्निंग मिलती है। डिटेक्टिव जब फुटेज चेक करता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि दोनों बॉडीज अलग अलग जगह कैसे पहुंची। नैनगम फुटेज में देखता है कि ड्रंक आदमी टैंक से इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन कैमरा लेंस पे एक मक्खी बैठ जाती है, जिसकी वजह से वो क्रूशियल मूवमेंट जब टैंक हैमर उठाता है रिकॉर्ड नहीं होता। इस वजह से वो सीन मिस हो जाता है। नैनगम डिसाइड करता है कि टैंक से वो पूछताछ करेगा। टैंक कुछ बोलने ही वाला होता है कि यंग जाय बीच में बोलता है कि एक विटनेस ने देखा था कि दोनों आदमी लड़ रहे थे। सबूत और टेस्ट रिपोर्ट के बेस पे पुलिस कंक्लूड करती है कि दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। ड्रंक आदमी की वाइफ बताती है कि उसका पति अक्सर मोंग चिंग को घर लाता था, जिसके साथ उसका अफेयर था और वो उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन नैनगम मोंग चिंग की आइडेंटिटी पे शक करता है। उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता, लेकिन उसे कुछ अजीब सी फेमिलियरिटी महसूस होती है। बाद में नैनगम कन्वीनियंस स्टोर वापस आता है, च्युइंगम खरीदता है और टैंग को वार्न करता है। क्यांग वॉन आता है और बताता है कि उसे और मियंग को भी डिटेक्टिव ने टैंग के बारे में
पूछा था। अब तीनों डिसाइड करते हैं कि अगले दिन ड्रिंक्स पे मिलेंगे। फिर पता चलता है कि किम योंग जिन एक्चुअली फेक आइडेंटिटी का यूज कर रहा था। उसका असली नाम था यो ब्योम, जो 2009 के एक सीरियल मर्डर केस का सस्पेक्ट था। पुलिस डीएनए से इस बात की तस्दीक करती है। टैंग ये न्यूज सुनता है और उसे रिलीफ महसूस होता है कि उसने एक कातिल को मारा। अब सीन शिफ्ट होता है। वही अंधी औरत अपनी डॉग के साथ घर में होती है। उसकी टेबल पे वही हैमर रखा होता है जो उस मर्डर में यूज हुआ था, क्योंकि उसका डॉग वो हैमर उठा लाया था। अब टैंग अपने माँ बाप के घर जाता है। उसकी माँ इंसिस्ट करती है कि वो चर्च चले। उधर डिटेक्टिव नैनकम एक फ्लावर शॉप जाता है, लेकिन शॉपकीपर किसी फोन कॉल पे बिजी होती है। फिर वो जूस गिफ्ट बॉक्स लेने जाता है, लेकिन 2 बॉटल्स मिसिंग होती है, तो वो पूरा बॉक्स ही फेंक देता है। ये सब उसके बेड रिटन फादर के लिए होता है, जो एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर था। उसकी माँ नाराज होती है कि वो फूल नहीं लेके आया। अब चर्च में टैंग की माँ उसके वजन कम होने और क्लासेस मिस करने को लेकर चिंता करती है, लेकिन एक फ्रेंड के आने से बात कट जाती है। चर्च में वो कहती है कि अगर वो अब्रॉड जाना चाहता है तो जाए। वो उसे एक लॉटरी टिकट भी देती है और कहती है कि वो दोनों उसके लिए बोझ नहीं बनेंगे। पुलिस स्टेशन में टेंशन बढ़ जाती है। टीम पे प्रेशर आता है कि उन्होंने इयो ब्योम को उसकी मौत से पहले अरेस्ट क्यों नहीं किया। कैप्टन नैनकम को कहता है कि वो एक ऐसे क्रिमिनल पे ऑब्सेस होना बंद करे जो कभी पुलिस ऑफिसर था। टैंग एक नया फोन खरीदता है और कन्वीनियंस स्टोर वापस अपनी शिप पे जाता है। तभी वही ब्लाइंड वुमेन आती है और उससे 2 मिलियन वॉन मांगती है। वो बताती है कि वो पूरी तरह से अंधी नहीं है और वो जानती है कि टैंग ही किलर है। वो हिंट करती है कि हैमर उसके पास है। यूनिवर्सिटी में कैंग वॉन और मियोंग डिस्कस करते हैं कि टैंग दोनों से पैसे मांग रहा था। टैंग ने अपना नया फोन बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई खरीदने को रेडी नहीं था। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो स्टोर ओनर से सैलरी एडवांस मांगता है, लेकिन ओनर मना कर देता है, क्योंकि पहले भी ऐसे इश्यूज हो चुके हैं। लेकिन बाद में टैंग को अपने बॉस का मैसेज आता है कि उसका पैसा ट्रांसफर हो गया है। फिर भी पैसे काफी नहीं होते, तो टैंग अपने पेरेंट्स के सेविंग अकाउंट डिटेल लेकर पूरी रकम निकाल लेता है। कैंग वॉन और मियोंग लगातार टैंग से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। स्टोर पर टैंग बिल्कुल ही अनरिस्पॉन्सिव होता है। उसके पास एक स्लिंग बैग होता है जो कैश से भरा था। स्टोर ओनर बताता है कि वो ब्लाइंड वुमेन आसपास देखी गई है। टैंग को एक सिगरेट बॉक्स मिलता है जिसमें एक टाइम और एड्रेस लिखा होता है जो उस वुमेन ने छोड़ा था। पुलिस स्टेशन में कैप्टन डिटेक्टिव नैनकम को डांटता है कि वो एक क्रिमिनल के पीछे अपनी पर्सनल चीजों की वजह से पड़ा है, लेकिन नैनकम कहता है कि वो सिर्फ अपना प्रोफेशनल ड्यूटी निभा रहा है। अगले दिन टैंग उस ब्लाइंड औरत के घर पहुंचता है। वो कैजुअली उसे कॉफी ऑफर करती है और नॉर्मल बातें करती है। टैंग जो अंदर से घबराया हुआ होता है कैश निकालता है, लेकिन वो शॉक हो जाता है जब वो वुमेन उसे बताती है कि उसकी मांग 2 मिलियन वॉन तो बस 1 महीने की ही थी। वो उसे हैमर दिखाती है और कहती है कि वो इतने कम पैसे में तो नहीं मानने वाली। टैंग फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो पैसे वहाँ पर छोड़ देता है और हैमर उठाता है और निकलने लगता है। निकलते वक्त वुमेन उसे एक लास्ट कमेंट करती है। वो टैंग के परिवार के बारे में सब जानती है। वो वार्न करती है कि चाहे हैमर ना भी हो, पुलिस उसे आसानी से पकड़ सकती है। गुस्से में टैंग उस ब्लाइंड औरत पे हैमर से वार कर देता है। खून यहाँ वहाँ गिरता है और वो गिर जाती है और मर जाती है। टैंग पैनिक में अपना सामान उठाता है और वहाँ से भागता है। उसके हाथ के खून के निशान उसके घर के दरवाजों पर रह जाते हैं। कुछ दिनों बाद उसके घर के बाहर मिल्क पैकेट्स रखे होते हैं। डिलीवरी बॉय जब देखता है कि कोई दूध नहीं ले रहा है तो वो चेक करने जाता है। सुबह डिटेक्टिव नैनकम और यंग जाय वहाँ पहुँचते हैं। वुमेन की बॉडी बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसका कुत्ता उसकी बॉडी को खा चुका होता है। अब उस कुत्ते की वजह से वो गार्डन में खुदाई करते हैं और पुलिस को मिट्टी में एक स्कर मिलता है। ब्रीफिंग के दौरान पता चलता है कि गार्डन में 2 स्केलेटन मिले हैं। अपने घर में टैंग हेलुसिनेट कर रहा होता है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि किसी को मारना कितना आसान हो गया है। वो 4 दिन से आइसोलेटेड है, ना के बराबर खाना खाया है और वो सोच रहा है कि पुलिस ने अब तक उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। अब उसका डीएनए या फिंगरप्रिंट्स इसलिए नहीं मिले क्योंकि कुत्ता हर जगह से जहाँ जहाँ पर टैंग ने छुआ था उस जगह को वो चाट गया था। पुलिस डिबेट करती है कि क्या कुत्ते को पुट डाउन किया जाए या नहीं, यानी कि उसे मार दिया जाए। टैंग मेंटल
मेंटली डिस्टर्ब होता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें फेल हो जाता है। तभी कैंग वॉन आता है और दोनों में बहुत तेज आर्गुमेंट होती है। टैंग एडमिट करता है कि उसने कांग वॉन का टैबलेट चुरा लिया था, लेकिन कैंग वॉन बताता है कि उसे पहले से पता था। पुलिस स्टेशन में एक डिटेक्टिव कन्विंस होता है कि मर्डर के दिन घर में कोई और भी था। बाद में डिसाइड होता है कि डॉग को यूथनाइज्ड किया जाए और डिटेक्टिव को ही ये काम दिया जाता है। टैंग की काफी दिन तक नॉन अटेंडेंस के बाद उसका बॉस पुलिस में उसके खिलाफ कंप्लेंट करता है। पहले वाले दो यंग बॉयज फिर से सीन में आते हैं। जब वो डिटेक्टिव को कुत्ते के साथ देखते हैं तो वो उसके पास जाते हैं और उनमें से एक टूटी हुई बोतल से डिटेक्टिव को मार देता है। टैंग न्यूज देखता है जिसमें उस लड़की के बारे में दिखाया जा रहा था कि उसने ही अपने पेरेंट्स का मर्डर किया था। अब वो लड़के जो अभी तक सड़कों पे घूम रहे होते हैं रियलाइज करते हैं कि उनका वॉलेट खो गया है। वो डिसाइड करते हैं कि टैंग को परेशान करेंगे। जैसे ही वो टैंग के पास आते हैं तभी टैंग को अंदर से कुछ महसूस होता है, जैसे उसे उसके पहले वाले मर्डर के टाइम पर महसूस हुआ था। अगला सीन एक डंप यार्ड का दिखाया जाता है जहाँ पर दो लाशें फेंकी गई होती हैं। अगली सुबह डिटेक्टिव वहाँ पहुँचता है जहाँ क्राइम सीन डिस्टर्ब हो चुका होता है। दूसरी तरफ टैंग घर में होता है। उसका पूरा बदन खून से भरा होता है। उसके पास एक ब्लडी ब्रिक पड़ी होती है और एक छोटी सी नोट भी मिलती है। टैंग सोचता है कि किसी ने उसे घर छोड़ा होगा, लेकिन उसे याद नहीं कि वो कौन था। नोट में लिखा होता है अगर मदद चाहिए तो इस ग्रुप से कांटेक्ट करो। एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होता है जिसका नाम होता है ओनली फॉर हीरोज। फ्लैशबैक दिखाया जाता है इयोक को अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करते हुए और सिगरेट जलाते हुए। तभी एक गैस लीक होती है और अचानक एक एक्सप्लोजन हो जाता है। इस ब्लास्ट में इयोक के चेहरे पर भयानक बर्न आ जाते हैं और उसकी एक आंख भी चली जाती है। बाद में इयोक एक पाइप का यूज करके गैस फनल करने लगती है अपने पेरेंट्स के बेडरूम में, लेकिन उसकी माँ जाग जाती है और उसकी प्लानिंग फेल हो जाती है। गुस्से में वो छुरी उठा लेती है और पता चलता है कि इयोक ने अपने माँ बाप के नाम पे 8 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज खुलवा रखी थी। क्लियरली वो प्लान कर रही थी उनके मर्डर का। एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होती है जिसमें लोग इयोक की मौत के बावजूद उसके क्राइम्स को कंडेम कर रहे होते हैं। पोस्ट में लिखा होता है उसकी मौत उसके गुनाहों का प्रायश्चित नहीं है। डिटेक्टिव नैनगम ये पोस्ट पढ़ता है और मिलने चला जाता है उस पोस्ट के ऑथर से, जो इयोक का कजिन होता है। उसका कजिन बताता है कि एक बार इयोक ने बिना वजह स्कूल में उस पे गर्म पानी डाल दिया था, जिससे उसके चेहरे पे बर्न्स आ गए थे। इससे उसकी क्रुएलिटी के लेवल का समझ में आता है। पुलिस स्टेशन में जो डिटेक्टिव पहले बोतल से स्टैब हुआ था उसका वेलकम किया जाता है। वो वापस से ड्यूटी ज्वाइन करता है। वो इंसिडेंट के बारे में बताता है और कहता है कि अब वो रिजाइन करना चाहता है। नैनगम और यंग जाय उन दो लड़कों में से एक के फ्यूनल में जाते हैं। नैनगम उसकी माँ से पूछता है कि उसके बेटे ने डिटेक्टिव पे अटैक क्यों किया, लेकिन उसकी माँ गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। यंग जाय नैनगम से पूछता है कि क्या तुमने उन पे ज्यादा सख्ती नहीं दिखाई। वापस आते वक्त नैनगम एक ओल्ड केस के बारे में बताता है। एक लड़की थी कैंग योनो जिसने सुसाइड कर लिया था। उन दो लड़कों ने उसके साथ रेप किया था। उसके फ्यूनल में एक रेपिस्ट की माँ चिल्ला रही थी कि ये सब कंसेंशुअल था। नैनगम रिवील करता है कि वो रेपिस्ट ये दो लड़के थे जो कि अब मर चुके हैं और वो अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज चलाए रखते थे, इसलिए नैनगम उनके पीछे पड़ा था। फिर नैनगम कन्वीनियंस स्टोर ओनर से मिलता है जहाँ से उसे पता चलता है कि इयोक रोज रात को 10 बजे के आसपास स्टोर के बाहर खड़ी रहती थी। स्टोर ओनर टैंग से गुस्से में होता है क्योंकि उसने पैसे चुराए थे। साथ ही वो बताता है कि टैंग ने भी इयोक को देखा था। घर पे टैंग ओनली फॉर हीरोज ग्रुप के एक यूजर से कांटेक्ट करता है। जब वो यूजर टैंग का नाम ले लेता है तो टैंग पैनिक करता है और उसे ब्लॉक कर देता है। थोड़ी देर बाद एक पोस्टमैन उसके घर आता है और उसे एक कोर्ट अटेंडेंस नोटिस देता है। टैंग पे फाइनेंशियल फ्रॉड का केस लगा है जो उसके बॉस के पैसे चुराने से जुड़ा था। डिटेक्टिव नैनगम अपने इंजर्ड कलीग को रिजाइन ना करने के लिए मनाता है, लेकिन वो अपने फैसले पर अड़ा रहता है। नैनगम फिर उस डिटेक्टिव से मिलता है जो टैंग के फाइनेंशियल फ्रॉड केस को हैंडल कर रहा होता है।
दूसरी तरफ यंग जाए उस लड़की के घर जाता है जिसका रेप हुआ था, जहां उसके पिता सैंग मुक कन्फेस करते हैं कि उन्होंने ही उन 2 लड़कों को मार दिया था जिन्होंने उनकी बेटी का रेप किया था। इसी वक्त टैंग डिसाइड करता है कि वो अब खुद को पुलिस के हवाले करेगा। वो फाइनेंशियल फ्रॉड वाले डिटेक्टिव से 9 बजे मिलने का प्लान बनाता है। टैंग अपनी माँ के लिए कुछ पैसे अलग करता है, कन्वीनियंस स्टोर के लिए भी कुछ छोड़ता है और अपने सभी मर्डर से जुड़े सबूतों को एक बैग में डालकर घर से निकल जाता है। सैंग मुक पुलिस में स्टेटमेंट देता है कि उसने ब्रिक से लड़कों को मारा, लेकिन उसे याद नहीं है कि उसने ब्रिक का क्या किया। नैनगम उसकी बातों से सेटिस्फाइड नहीं होता। वो इंटेरोगेशन रूम में जाके उसकी बातों की गलतियाँ पकड़ता है। सैंग मुक लेफ्ट हैंडेड है, जबकि किलर ने राइट हैंड से मारा था। विक्टिम्स के शरीर पर सिगरेट्स बर्न भी मिले थे, लेकिन सैंग मुक स्मोक नहीं करता। अपने सीनियर के फ्रस्ट्रेशन के बावजूद नैनगम कन्विंस करता है कि केस को आगे इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। उसी वक्त नैनगम को एक और डिटेक्टिव का मैसेज आता है जो टैंग के केस से जुड़ा था। यंग जाए अपने रश एक्शन के लिए माफी मांगता है क्योंकि उसने लड़कों की मां को सस्पेक्ट के बारे में बता दिया था, और अब वो पूछता है कि क्या ये उनके लिए मुसीबत बन सकता है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि सैंग मुक को घर पे एक नाइफ का पैकेज मिला था। उसने लड़कों को मारने का प्लान बना रखा था। उसका कांटेक्ट भी ओनली फॉर हीरोज वाले उसी पर्सन से था जो टैंक से बात कर रहा था। उस कांटेक्ट ने सैंग मुक को बोला था कि वो अपना प्लान पूरा करे, लेकिन अभी पुलिस स्टेशन के बाहर ही एक कार जो हाई स्कूल के लड़के की मां चला रही होती है सैंग मुक को टक्कर मार देती है। दूसरी तरफ टैंक जब हॉस्पिटल जा रहा होता है क्योंकि उसके हाथ में चोट लग गई होती है, तभी 2 आदमी बाइक पे उसका बैग चुरा लेते हैं। जब उन्हें उस बैग में कुछ खास पैसे नहीं मिलते तो वो पूरा बैग जिसमें टैंक के मर्डर्स के सबूत होते हैं उसको फेंक देते हैं। टैंक अब एम्बुलेंस में होता है और उसके हाथ की चोट का ट्रीटमेंट हो रहा होता है। दूसरी तरफ सैंग मुक भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है। नैनगम वहाँ पे पहुँचता है और उससे सवाल करता है। सैंग मुक अपने आप को फ्रेम्ड कर रहा है। वो खुद पर इल्जाम ले रहा है ताकि असली किलर को बचा सके। इसी बीच उसे ओनली फॉर हीरोज से एक और मैसेज मिलता है। उस वक्त वो देख लेता है कि टैंक हॉस्पिटल से बैंडेज आर्म के साथ निकल रहा है। वो उसका पीछा करता है लेकिन व्हील चेयर पलट जाती है। टैंक आवाज सुन के लौट आता है। सैंग मुक उसे कहता है कि पुलिस पास ही है, भाग जाओ। टैंक अब समझ जाता है कि सैंग मुक को पता है कि वो कौन है। वो उससे और जानकारी लेने की कोशिश करता है, लेकिन सैंग मुक कहता है कि टेलीग्राम पर बात होगी। टैंक जल्दी से निकल जाता है, लेकिन नैनगम उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है। सैंग मुक की तबीयत खराब हो गई है। टैंक अपने टेलीग्राम खोलता है लेकिन देखता है कि वो अकाउंट डिलीट हो चुका है। उसे याद आता है कि सिर्फ एक नहीं 2 लोग थे जो उससे घर लेकर गए थे। टैंक की बहन और माँ उसके फ्लैट पर आती है, लेकिन घर पूरी तरह से साफ होता है जैसे कि वो वहाँ था ही नहीं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सैंग मुक एक आदमी के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और बात कर रहा होता है कि उसकी बेटी चैनसू की मौत हॉस्पिटल में दर्द से हुई थी। वो तुरंत नहीं मरी थी। उस आदमी ने बैटमैन हुडी पहनी होती है और वो कहता है कि मैं मदद कर सकता हूँ। एक और सीन में एक प्रोसिक्यूटर पार्टी के बाद ड्राइवर बुलाता है। उसे लगता है कि जो आदमी ओनली फॉर हीरोज वाली हुडी में उसके कार के पास है वही ड्राइवर है। सफर के दौरान वो उठता है और रियल ड्राइवर का कॉल आता है। तब उसे पता चलता है कि वो गलत गाड़ी में बैठ गया था। लाइट्स ब्लिंक करती है और अगले सीन में एक लाश को नदी में तैरते हुए दिखाया जाता है। यंग जाय कन्वीनियंस स्टोर के मालिक से मिलता है और मालिक अपना कंप्लेंट वापस ले लेता है क्योंकि टैंक के परिवार ने सारे पैसे वापस कर दिए होते हैं। जो डिटेक्टिव पहले रिजाइन करने जा रहा था वो ऑफिशियली रिटायर कर जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनता है मर्डर केसेस के लिए, लेकिन 4 महीने बाद भी उनके पास कोई प्रोग्रेस नहीं होती। नैनगम उनकी निंदा करता है। वो कहता है कि उनका काम सिर्फ दिखावा है। यूनिट के लीडर गुस्सा हो जाते हैं और आर्ग्यू करते हैं। कहते हैं कि नैनगम गलत सोचता है, ये सब एक इंसान का काम नहीं हो सकता। दूसरी तरफ एक रूम में जहाँ पर मर्चेंडाइज पड़ा होता है, एक यंग प्रोफाइलर रॉबिन ऑनलाइन किसी मर्डर केस पे डिस्कस कर रहा होता है। नैनगम उससे मिलता है और उसके सामने कई केसेस के डिटेल्स रखता है। रॉबिन सजेस्ट करता है कि शायद ये सीरियल किलर का काम है। नैनगम अपने एक कलीग को कहता है कि वो रॉबिन की बात को चुपके से सुनता रहे। रॉबिन बात करती वक्त गलती से कन्फेस
कन्फ्यूज कर देता है कि उसने प्रोसिक्यूटर्स नेटवर्क हैक किया है। नैनगम तुरंत ऑर्डर देता है रॉबिन को स्टेशन ले आओ। पुलिस स्टेशन पे नैनगम कैप्टन को मनाता है कि वो ही रॉबिन को हैंडल करे। रॉबिन के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं होता, इसलिए पुलिस उसे छोड़ देती है। लेकिन ये सब नैनगम की स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है। जब नैनगम रॉबिन को उसके घर ड्रॉप कर रहा होता है तो वो उससे बताता है कि अभी तक कोई लीड्स नहीं मिल रही और अगर रॉबिन कुछ भी अनयूजुअल देखे तो वो रिपोर्ट करे। एक कन्वीनियंस स्टोर के पास नैनगम को यॉर्क का डॉग दिखाई देता है। वो उसका पीछा करता है और यॉर्क के घर तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ रॉबिन के घर टैंक फूड डिलीवरी लेकर पहुंचता है। रॉबिन उसे कहता है कि बाहर संभल कर रहे, सब कुछ सस्पिशियस हो गया है। नैनगम का एक कलीग डिलीवरी बॉय से पूछता है कि वो किस अपार्टमेंट में डिलीवरी दे रहा है। नैनगम जो थोड़ा दूर ही था यंग जाय को इन्फॉर्म करता है कि रॉबिन पहले उस मर्डरर के लिए काम कर चुका है जिसका वो पीछा कर रहा है। कलीग लौट कर बताता है कि डिलीवरी बॉय ने कहा है कि उसने रॉबिन का चेहरा नहीं देखा, लेकिन नैनगम खुद वहाँ था जब रॉबिन ने डिलीवरी रिसीव की थी। उसे समझ आ जाता है कि डिलीवरी बॉय झूठ बोल रहा है। वो तुरंत ऑर्डर देता है डिलीवरी मैन को ट्रैक करो। यंग जाय और एक और ऑफिसर ली टैंक का पीछा करते हैं, जबकि नैनगम रॉबिन के अपार्टमेंट में घुस जाता है। वो रॉबिन से गुस्से में कहता है कि क्या तू ही टैंक की विक्टिम्स चूज करता है, बता वो कहाँ है। यंग जाय एक डिलीवरी मैन को पकड़ के लाता है, लेकिन वो गलत आदमी निकलता है। तभी कैप्टन का कॉल आता है। वो फ्यूरियस होता है, चिल्लाता है नैनगम पर और तब एक शॉकिंग रिवील होती है। रॉबिन ने अपने अपार्टमेंट में कैमरास लगवाए हुए थे और नैनगम का वॉयलेंस लाइव स्ट्रीम हो रहा होता है। पूरी इंटरनेट पर उसकी बीटिंग वीडियोस वायरल हो जाती हैं। कैप्टन और भी ऑफिसर्स भेजता है रॉबिन के घर। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है 4 महीने पहले का। टैंक अपना सामान पैक कर रहा होता है। एक लेटर छोड़ता है अपने परिवार के लिए जिसमें लिखा था कि मैं कनाडा जा रहा हूँ, एक अच्छा इंसान बनकर लौटूंगा। लेकिन असल में वो रेलवे स्टेशन में सो रहा होता है। दिन भर ट्रेनों में सफर करता है। तभी रॉबिन उसके पास आता है। वो कहता है कि मैं हूँ ओनली 4 हीरोज का असली मास्टरमाइंड। वो टैंक को अपने घर ले आता है और कहता है कि तू और मैं मिलकर न्याय ला सकते हैं। रॉबिन उसे बताता है कि उसने टैंक के सारे मर्डर्स ट्रैक किए हैं और वो जानता है कि टैंक में एक यूनिक एबिलिटी है। वो उसे कहता है कि जिसे तू मारता है वो मरने के लायक ही होता है और सबूत हमेशा गायब हो जाते हैं। रॉबिन उससे पैसे ऑफर करता है और कहता है कि आओ मिलकर जस्टिस डिलीवर करें। अगली सुबह रॉबिन और टैंक उसकी पावर्स पर बात करते हैं। रॉबिन हिंट देता है कि तुम मेरे एक पुराने पार्टनर से मिल चुके हो। वो उसे बताता है कि उसका एक और पार्टनर भी था, लेकिन वो इंसान ऐसा था जिसे वो दोबारा कभी मिलना नहीं चाहता। फिर रॉबिन टैंक को एक सेल्फ के पीछे देखने के लिए बोलता है। टैंक को वहाँ छुपा हुआ रूम मिलता है जिसमें वेपन्स, फाइल्स और ओनली 4 हीरोज लिखा हुआ जैकेट होता है। टैंक जैकेट पहनता है और स्ट्रीट पे चलता है। वहीं उसकी प्रोसिक्यूटर से टक्कर हो जाती है तो टैंक के अंदर मर्डर करने की एक अर्ज उठती है और वो उसका ड्राइवर बन करके उसे ले जाता है। बाद में प्रोसिक्यूटर बंधा हुआ होता है। टैंक उसे उसके गुनाहों के बारे में पूछता है। यहाँ रॉबिन आता है। प्रोसिक्यूटर का फोन हैक करता है जिसमें कुछ शॉकिंग वीडियोस मिलती हैं। प्रोसिक्यूटर महिलाओं का सेक्सुअल असॉल्ट करता था। ये सब देखकर टैंक बिना किसी गिल्ट के उसे मार देता है। दोनों मिलकर देखते हैं उसकी लाश पानी में बह जाती है। वक्त के साथ टैंक में ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है उसकी एबिलिटी पे और वो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करता है ताकि अपने टारगेट्स को और इफेक्टिवली एलिमिनेट कर सके। दूसरी तरफ नैनगम और उसकी टीम को सर्वर रेप्रीमेंड मिलते हैं। नैनगम और उसके कैप्टन दोनों को उनके पद से हटा दिया जाता है। टैंक जिस चाइनीज रेस्टोरेंट में काम करता है वहाँ एक कॉप एस जॉन उसके बारे में इंक्वायरी करता है। उसी वक्त कैंगर नाम की एक यंग वुमेन जिसके प्राइवेट वीडियोस लीक हो गए थे, स्कैंडल की वजह से उसे नए शहर में शिफ्ट होना पड़ा। रॉबिन टैंक को एक नई आइडेंटिटी देता है और उसे बुसान रिलोकेट कर देता है। टैंक का लेटेस्ट विक्टिम एक प्रोफेसर था जिसने एक स्टूडेंट का अब्यूज किया और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसका मर्डर कर दिया। रॉबिन बताता है कि टैंक के एक्शन प्योर गुड का सिंबल है। अब टैंक एक सुपरमार्केट की फिश सेक्शन में काम कर रहा होता है। उसके कलीग्स बात करते हैं क्योंग के बारे में जिसे सी काउंटर पे असाइन किया गया है। क्योंगा मर्दों से काफी वरी दिखती है। एक दिन एक वुमेन रिफंड के चक्कर में क्योंगा से बहस कर रही थी। बाहर जाकर टैंक उस वुमेन को कन्फ्रंट करता है और सबको बताता है कि वो एक चोर है। बाद में क्योंगा और टैंक एक
एक सिगरेट शेयर करते हैं और क्यूंगा कहती है कि हम दोनों अपने पास से भाग रहे हैं। फिर क्यूंगा अपनी माँ से स्टेशन पर मिलती है। उसने अपना प्लास्टिक सर्जरी करवा लिया है ताकि लोग उसे पहचान ना पाए। उसकी माँ उससे घर आने के लिए कहती है। इस बीच एक डिटेक्टिव नैनगम से मिलने आता है और वो यहाँ पर यॉर्क का डॉग देखकर हैरान हो जाते हैं। यंग जाय नैगमन पर गुस्सा करता है कि उसने रॉबिन के केस के बारे में उसे अपडेट नहीं रखा। फिर यंग जाय बताता है कि एक दूसरे केस पर काम करते वक्त उसने बुसान में टैंक का फुटेज देखा। वो बुसान की कुछ रिसेंट मर्डर्स डिस्कस करते हैं और नैनगम सजेस्ट करता है कि वो टैंक के परिवार से पूछताछ करे। प्लान ये होता है कि टैंक के परिवार से उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवा दी जाए, लेकिन यंग जाय उनकी चाल समझ जाता है और सच पूछता है। दोनों सच बता देते हैं, लेकिन टैंक का परिवार मानने से इनकार कर देता है कि उनका बेटा किसी मर्डर में शामिल हो सकता है। दूसरी तरफ डिनर के दौरान क्यूंगा एक आदमी से अग्रेसिवली रिएक्ट करती है जो उसे देख रहा होता है। पता चलता है कि वो आदमी उसका पुराना स्कूलमेट है। उसने अपनी बचपन की डायरी में उसका जिक्र किया था। जब वो उसका फोन नंबर मांगता है तो क्यूंगा पोलाइटली मना कर देती है। यंग और टैंग की माँ पुलिस स्टेशन में जाके मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल करते हैं, जिससे नैनगम और यंग जाय ऑफिशियली बुसान में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सके। लेकिन बुसान के डिटेक्टिव को शक है कि टैंग का प्रोफेसर के मर्डर से कोई लेना देना है। नैनगम उनसे और अनसॉल्व्ड डेथ्स की इंफॉर्मेशन मांगता है। इधर क्यूंगा को सैंगमिन का फोन आता है, उसका एक पुराना स्कूलमेट, जो कहता है कि उसके प्राइवेट वीडियोस भी लीक हुए हैं और उसे ब्लैकमेल किया गया। वो मिलते हैं और सैंगमिन कहता है कि उसने उसका नंबर एक कॉप से लिया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सैंगमिन बोलता है कि उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और वो क्यूंगा के घर रहने चला जाता है। लेकिन बाथरूम में अकेला होते हुए सैंगमिन एक क्रीपी स्माइल देता है। उस रात क्यूंगा को लगता है कि सैंगमिन के साथ वो सेफ है, तो वो उसे कहती है कि वो दोबारा सियोल में शिफ्ट होने का सोच रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो सैंगमिन के फोन में एक वेडिंग इनविटेशन वीडियो देख लेती है, जिससे पता चलता है कि सैंगमिन अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। गुस्से में क्यूंगा उससे कन्फ्रंट करती है, लेकिन सैंगमिन उसे जमीन पर गिरा देता है और गला दबा देता है जब तक वो मर नहीं जाती। अगले सीन में क्यूंगा की बिल्डिंग में एक भयानक आग लग जाती है। न्यूज में लोग कहते हैं कि वो फायर से नहीं बल्कि मर्डर से मरी है। एक शॉप में कुछ लोग इसके बारे में बात करते हैं। जो शॉप में होता है इस न्यूज पे हंस पड़ता है। नैनगम इस केस में फास्ट इन्वेस्टिगेशन चाहता है, लेकिन बुसान पुलिस सीरियस नहीं दिखती। टैंग जब क्यूंगा के मर्डर के बारे में सुनता है तो जेन्युइनली शॉक में आ जाता है। उसे मार्केट में शॉन चॉन फॉलो करता है। वो तो भागने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रंट से नैनगम आ जाता है। टैंग पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ भी शॉन चॉन उसका इंतजार कर रहा होता है। टैंग को अपनी गर्दन में एक अजीब सी सेंसेशन फील होती है, जो कि उसे बता रही हो कि शॉन एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। नैनगम जब पीछे पहुँचता है तो ना तो टैंग दिखता है ना ही चॉन। फिर वो स्टोर एम्प्लॉय से टैंग का एड्रेस मांगता है। दूसरी तरफ सैंगमिन जब घर पहुँचता है तो शॉन चॉन उसके दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा होता है। जॉन उससे क्वेश्चंस पूछता है। शॉन एक नॉर्मल कॉप जैसे बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही सैंगमिन कन्फेस करता है कि उसने क्यूंगा का मर्डर किया, शॉन अपना असली रूप दिखाता है। वो अपने बैग से टेप और टूल्स निकालता है, जैसे वो सैंगमिन को डील करने के लिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड हो। टैंग जो अभी भी भाग रहा है रॉबिन को कॉल करता है और कहता है कि इस बार कुछ अलग लग रहा है। रॉबिन उसे कहता है चुप जाने को और फोन बंद करने को। दूसरी तरफ सैंगमिन एक कन्फेशन लिखता है, उसने क्यूंगा का मर्डर किया, लेकिन शॉन उसे मार देता है और पूरा फ्लैट क्लीन कर देता है। नैनगम और एक बुसान डिटेक्टिव टैंग के घर पहुंचते हैं, जबकि यंग जाय और एक और ऑफिसर सैंगमिन के घर जाते हैं। वहाँ वो शॉन को निकलते हुए देखते हैं। जब नैनगम टैंग के घर का दरवाजा खोलता है तो अंदर धुआं भरा होता है। उसी वक्त सैंगमिन के घर में ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें यंग जाय घायल हो जाता है। एक पुराने फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब टैंग एक लिफ्ट के पास जाता है तो उसके गले में एक चुभन होती है। वो लिफ्ट से दूर हो जाता है और अंदर वाला आदमी हर्ट फील करता है, इसलिए वो टैंग के घर में घुस के तोड़फोड़ करता है यूजिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर। प्रेजेंट टाइम में वो आदमी पुलिस कस्टडी में होता है, जहाँ उसे बुसान के डिटेक्टिव्स इंटेरोगेट कर रहे होते हैं। शॉन चॉन का एक नया एस्पेक्ट रिवील होता है। उसके हाथ की फिंगर्स पूरी काले पड़ चुके हैं, जैसे कुछ सुपर नेचुरल हो। वो उन पे ऑइंटमेंट लगाता है और अपनी बिल्ली से बात करता
करता है। वो कहता है कि उसका मिशन है दुनिया से बुरे लोगों को खत्म करना। यंग चाय हॉस्पिटल में होता है। नैनगम को कॉल करके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। वो बताता है कि उसने शॉन को सैंगमिन के फ्लैट के बाहर देखा। नैनगम कहता है कि वो रेस्ट करे क्योंकि उसकी फादर क्रिटिकल कंडीशन में है और डॉक्टर्स की फैमिली को कहते हैं लाइफ सपोर्ट कंटिन्यू करना है या नहीं, इसका डिसीजन लेना पड़ेगा। एक सीन में टैंग ट्रेन में एक आदमी को एक लड़की को छूने की कोशिश करता देख कर भी कुछ नहीं करता। वो गेट में साइबर कैफे में छुप जाता है जहाँ गेम्स खेल के अपने पास से भागने की कोशिश करता है। रॉबिन जब घर आता है तो शॉन उसका इंतजार कर रहा होता है। रिवील होता है कि शॉन रॉबिन का पहला पार्टनर था। वो टैंग से मिलना चाहता है लेकिन रॉबिन कहता है कि टैंग ऑफ द ग्रिड है। शॉन रॉबिन के सेफ से क्राइम एंड पनिशमेंट किताब भी ले जाता है जो सिंबॉलिक लगता है। जाते वक्त रॉबिन उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। साइबर कैफे में टैंग के गले में फिर से चुभन होती है जब एक और आदमी उसके पास बैठता है। टैंग फिर कुछ नहीं करता और वहाँ से निकल जाता है और दूसरी तरफ यंग जाय नैनगम की बात नहीं सुनता और रॉबिन के घर पहुँच जाता है जहाँ उसका सामना शॉन से भी होता है। दोनों में फाइट होती है और शॉन उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। रॉबिन पुलिस स्टेशन में जाकर कहता है कि वो सिर्फ नैनगम से बात करेगा और बताता है कि बुसान में जो गैस एक्सप्लोजन हुआ उसके पीछे शॉन का हाथ है। इस बीच शॉन ट्रैफिक में होता है और एक बदतमीज कपल को टैक्सी ड्राइवर से बुरा बर्ताव करता देख रहा होता है। रॉबिन नैनगम से कहता है कि वो सब सच बता देगा अगर नैनगम शॉन को रोकने में उसकी मदद करे, लेकिन नैनगम उसकी डील रिजेक्ट कर देता है। अब रूफटॉप पर सीन में शॉन उस कपल को कन्फ्रंट करता है। लड़का शायद मर चुका है और लड़की जिंदगी की भीख मांग रही होती है। अब टैंग एक बुरा सपना देखता है जिसमें शॉन आता है और टीवी में एक न्यूज चलती है। टैंग न्यूज में एक फ्यूजिटिव को देखता है और उसका नाम होता है ली और वो वही आदमी होता है जो उसने साइबर कैफे में देखा था। रूफटॉप से शॉन एक कन्फेशन नोट छोड़ के चला जाता है, खून से लिखा हुआ। इस बीच नैनगम से नए पुलिस कैप्टन मिलते हैं जो जानते हैं कि शॉन के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी नैनगम के पास है। कैप्टन उससे रॉबिन और एक और नए केस के डॉक्यूमेंट्स लेते हैं जिसमें एक यंग कपल का मर्डर हुआ था। लड़की बियॉन्ड कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन की पोती थी जो एक बहुत बड़ी कंपनी है। कैप्टन नैनगम से कहता है कि अगर वो ये केस सॉल्व करे तो उसे प्रमोशन मिल सकती है और उसे अगले दिन से दोबारा ड्यूटी पर लौटने को कहता है। दूसरी तरफ रॉबिन इनिशिएटिव लेता है और बियॉन्ड कंस्ट्रक्शन से कांटेक्ट करता है शॉन को पकड़ने के लिए। तभी रॉबिन को टैंग का कॉल आता है जो शॉन के बारे में और जानकारी चाहता है। रॉबिन बताता है कि जैसे उसने टैंग को अप्रोच किया था वैसे ही शॉन को भी अप्रोच किया था, लेकिन शॉन बहुत ज्यादा सैडिस्टिक और अलग निकला। टैंग कहता है कि वो शॉन से मिलना चाहता है। शॉन अपनी कन्फेशन नोट्स देख रहा होता है। तभी उसे टैंग का मैसेज मिलता है। वो टैंग को एक कॉफी शॉप में वीडियो कॉल के थ्रू आने के लिए बोलता है। उस वक्त रॉबिन और बियॉन्ड कंस्ट्रक्शन के लोग एक दूसरी जगह पर रेडी होते हैं शॉन को पकड़ने के लिए और टैंग की लोकेशन ट्रैक करते हैं। लेकिन जब रॉबिन लोकेशन पे पहुंचता है हुआन के आदमी उसे बांध देते हैं और एक्चुअल मिलन एक पुरानी कैफे में होता है जहां टैंग और शॉन आमने सामने होते हैं। शॉन टैंग की पावर्स में इंटरेस्टेड होता है। टैंग उसे क्राइम और पनिशमेंट वाली किताब मांगता है, लेकिन शॉन कहता है कि वो अभी उसे पढ़ रहा है और रॉबिन पर वो ट्रस्ट करने की उसे वार्निंग देता है। फिर शॉन टैंग से कहता है कि वो उसके साथ मिलकर सही लोगों का चुनाव करे जिन्हें मारना चाहिए। शॉन उसके कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन टैंग को कुछ अजीब महसूस होता है और वो उस पर चाकू से हमला कर देता है। शॉन इजीली टैंग के अटैक रोक देता है और कहता है कि टैंग कोई हीरो नहीं सिर्फ एक मर्डरर है। इतने में बुआन कंस्ट्रक्शन के आदमी पहुंच जाते हैं जिसका फायदा उठा के टैंग वहां से भाग जाता है और रॉबिन को भी छुड़ा लेता है। टैंग एक्सेप्ट करता है कि वो अब भी डर रहा है। शॉन सभी अटैकर्स से लड़ता है और लास्ट बचे आदमी से कहता है कि वो जाके अपने बॉस से कहे कि शॉन नहीं पकड़ा गया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यंग जाय नैनगम से पूछता है कि उसने कॉप बनने का डिसीजन क्यों लिया। नैनगम बताता है कि उसके पिता भी कॉप थे, लेकिन उसने कभी नैनगम से अच्छा बर्ताव नहीं किया। वो सिर्फ इसलिए कॉप बना क्योंकि वो दुनिया में रिस्पेक्ट चाहता था और अपने फादर की नजरों में गिरना नहीं चाहता था। प्रेजेंट में नैनगम एक डॉग को अग्रेशन टेस्ट के लिए शेल्टर ले जाता है जहाँ डिसाइड होगा कि उसे जिंदा रखना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। अब नैनगम नया पुलिस कैप्टन और बाकी ऑफिसर्स के रन डाउन
कैफे के सिक्योरिटी फुटेज रिव्यू करते हैं। उन्हें फुटेज में टैंक, रॉबिन, वुऑन कंस्ट्रक्शन लोग और शॉन सब दिखाई देते हैं। पुलिस ट्रेस करती है एरिया जहां पर शॉन लास्ट टाइम देखा गया था और वो समझ जाते हैं कि वुऑन कंस्ट्रक्शन के गुंडे भी शॉन को ढूंढ रहे हैं। शॉन रूफ टॉप से सब कुछ छुप के देख रहा होता है। पुलिस को शॉन के रूम में उसके कन्फेशन नोट्स का एक बड़ा कलेक्शन मिलता है। इसी बीच रॉबिन टैंक को पिक करता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि साउथ की तरफ निकलते हैं। टैंक अपने माँ बाप के घर आता है जहाँ उसकी माँ चर्च में उसके लिए रोज दुआ करती है। दूसरी तरफ शॉन वुऑन कंस्ट्रक्शन के मैनेजर के पास पहुँचता है और चेयरमैन की लोकेशन के बारे में पूछता है। नैनगम सही तरह से गेस करता है कि शॉन चेयरमैन को टारगेट कर रहा है और अपनी टीम को कन्विंस करता है कि तुरंत चेयरमैन के पास पहुंचना होगा, लेकिन अब तक शॉन पहुंच चुका होता है। वो चेयरमैन को बांध देता है और एक लड़की को फोन कॉल करने के लिए मैनिपुलेट करता है जिससे सिक्योरिटी 1 घंटे तक दूर रहे। शॉन उस लड़की को एक ड्रिंक देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब नरेशन में शॉन चेयरमैन के क्राइम्स गिनता है, करप्शन, इलीगल टाइज और कंस्ट्रक्शन के कारण लोगों की मौत। नैनगम बिल्कुल वक्त पर पहुंचता है जब शॉन चेयरमैन के गले में एक शार्प स्क्रू घुसा रहा होता है और उसे कन्फेशन लेटर लिखने को कह रहा होता है। नैनगम गन पॉइंट करता है लेकिन शॉन पहचान लेता है कि नैनगम उसके पुराने कलीग का बेटा है और वो कन्फेस करता है कि नैनगम के फादर के कोमा के लिए वही जिम्मेदार है। शॉन नैनगम को प्रोवोक करता है लेकिन नैनगम ट्रिगर नहीं खींच पाता। शॉन स्क्रू निकाल देता है और कॉप चेयरमैन को बचा लेते हैं। बाकी पुलिस ऑफिसर शॉन को अरेस्ट कर लेते हैं और नैनगम को रोकते हैं उसे गोली मारने से। कैप्टन नैनगम को इन्फॉर्म करता है कि ये केस नेशनल लेवल पे अटेंशन ले रहा है और नैनगम के फादर को पुलिस हॉस्पिटल ट्रांसफर करने का ऑर्डर देता है। अब रॉबिन टैंक को अपना पेनफुल पास्ट बताता है। एक रॉबर ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था जिसके बाद उसने जस्टिस के लिए पावर ढूंढना शुरू किया, लेकिन अपनी वीकनेस को समझकर उसने टैंक जैसे लोगों को ढूंढना शुरू किया जो उसकी जगह एक्शन ले सके। लेकिन इस दौरान शॉन को जब पुलिस स्टेशन में ले जाया जा रहा होता है तो वो हैंडकफ टाइट होने का नाटक करता है। जैसे ही एक कॉप उसे ढीला करता है शॉन उन पे अटैक करता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी पलट जाती है और शॉन वहाँ से भाग जाता है। इसी वक्त चेयरमैन का फ्यूनल हो रहा होता है और एक असेंबलीमैन पुलिस पर प्रेशर डालने लगता है। कैप्टन पर असेंबलीमैन का प्रेशर बढ़ जाता है कि शॉन को जल्दी से अरेस्ट किया जाए। इसी बीच टैंग और रॉबिन खाना खा रहे होते हैं जब उन्हें शॉन के जेल से भागने की न्यूज मिलती है। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात तो ये होती है कि न्यूज चैनल्स पर टैंग और रॉबिन को शॉन के अकॉम्प्लिशेस बताया जा रहा होता है जो टैंग के दोस्तों और परिवार वालों को भी गुस्सा दिला देता है। इस मुश्किल सिचुएशन से परेशान होकर रॉबिन डिसाइड करता है कि दोनों देश छोड़ के भाग जाते हैं। एक शिप के जरिए वो रॉबिन के एक पुराने कॉन्टेक्ट से मिलते हैं एस्केप अरेंज करने के लिए। दूसरी तरफ शॉन छुपा हुआ है और अपने हाथ की गहरी चोट का इलाज खुद ही कर रहा होता है। घर पर नैनगम को अपने फादर की कंडीशन के बारे में न्यूज मिलती है। उसकी माँ ने एक डॉक्यूमेंट साइन कर दिया है जिससे हॉस्पिटल CPR ना करे अगर कंडीशन बिगड़ जाए। अब डिसीजन नैनगम के हाथ में होता है और वो नर्स को कहता है कि ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखे और उनके फादर को जिंदा रखा जाए। जॉन पुलिस को कंफ्यूज करता है अपना फोन एक रैंडम ट्रक में डालकर और फिर रॉबिन के डेंटिस्ट के फोन से रॉबिन को कॉल करता है। वो रॉबिन से मिलने का सजेशन देता है लेकिन रॉबिन टैंक को इस कॉल के बारे में नहीं बताता बल्कि उसे एक अलग जगह जाने को बोलता है, ये कहकर कि अलग रहना ही सेफ रहेगा। जब रॉबिन बस रूट चेक कर रहा होता है टैंक चुपके से अपनी फोन में एक लोकेशन ट्रैकर ऐप डाउनलोड कर देता है। टैंक डॉक्स पहुंचता है, वहाँ उसे एक नया पासपोर्ट मिलता है और रॉबिन की तरफ से एक लेटर भी मिलता है। दूसरी तरफ रॉबिन नैनगम के पास जाता है और ऑफर करता है कि वो शॉन को ढूंढने में मदद करेगा, लेकिन नैनगम थोड़ा हेजिटेंट होता है। तभी नैनगम की माँ हॉस्पिटल वार्ड में शॉन को देखती है। शॉन उसे कुछ पिल्स देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। नैनगम को तुरंत एक शॉकिंग कॉल आता है। टैंक रॉबिन का लेटर पढ़ता है जिसमें रॉबिन माफी मांगता है और उसे अपने
अपने पर भरोसा रखने के लिए कहता है। रॉबिन लिखता है कि टैंक को अकेला निकल जाना चाहिए और अपनी पावर में विश्वास रखना चाहिए, लेकिन टैंक डिसाइड करता है कि वो रॉबिन को छोड़ के नहीं जाएगा और उसकी मदद के लिए वापस जाता है। नैनकम हॉस्पिटल पहुंचता है और देखता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। उसकी माँ सेफ होती है, लेकिन नैनकम हॉस्पिटल से निकलकर तुरंत अपनी कार में बैठता है जहाँ रॉबिन उसका इंतजार कर रहा होता है। रॉबिन नैनकम को समझाने की कोशिश करता है कि टैंक स्पेशल है और वो किसी वजह से ही लोगों को मार रहा है, बिना वजह के नहीं। रॉबिन नैनकम से कहता है कि वो भी शॉन के पीछे जाकर जस्टिस ही ढूंढ रहा है। इसी बीच टैंक एक कार चुरा लेता है और रॉबिन के लाइव लोकेशन को ट्रैक करते हुए उसके पीछे निकल जाता है। जब टैंक मीटिंग स्पॉट पर पहुंचता है, वो देखता है कि शॉन पहले से वहां पर मौजूद है। शॉन तुरंत ही समझ जाता है कि नैनकम आसपास कहीं छुपा है। जैसे ही नैनकम शॉन पर गन पॉइंट करता है, टैंक भी वहां पर पहुंच जाता है और एक इंस्टेंस शूट आउट स्टार्ट हो जाता है। इतनी गोलियां चलने के दौरान रॉबिन गोली लगने से जख्मी हो जाता है और टैंक पूरी कोशिश करता है उसे बचाने की, लेकिन रॉबी उसके हाथ से चला जाता है। रॉबिन के मरने के बाद टैंक शॉन से पूछता है कि उसका असली मोटिव क्या है। शॉन कहता है कि दुनिया में कुछ लोग होने चाहिए जो असली जस्टिस लाए, चाहे कानून कुछ भी कहे। तभी नैनकम बीच में आता है और शॉन का ध्यान उस पर शिफ्ट हो जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शॉन ने कभी डिटेक्टिव नैनकम के पिता को इम्प्रेस करने की कोशिश की थी, लेकिन फेल हो गया। बाद में शॉन को पता चलता है कि चैंग खुद करप्ट था और ड्रग्स का इलीगल काम करता था। जब शॉन ने उसे कन्फ्रंट किया तो चैंग ने उसका बहुत बुरा हाल कर दिया, उसे पीटा, गाली दी और उसके माँ बाप को मर्डरर्स कहा। लड़ाई बढ़ती गई और शॉन ने चैंग को बड़ी बुरी तरह से चोट पहुंचाई। वापस प्रेजेंट में नैनकम ये सब सुनता है और उसका चेहरा बदल जाता है, जैसे उसे अपने पिता की असलियत का पता चल गया हो। तभी टैंक की गर्दन में फिर से चुभन होने लगती है। नैनकम कहता है कि शॉन को मारने का हक सिर्फ उसका है। शॉन नाइफ निकालता है और टैंक पर अटैक करता है, लेकिन नैनकम गोली चलाकर शॉन को मार देता है। बाद में नैनकम उस डॉग को भी बचा लेता है जिसे मारने की प्लानिंग थी। नैनकम के फादर का फ्यूनरल होता है और वो यंग जय से हॉस्पिटल में मिलने जाता है, जो अभी भी वहाँ एडमिट है। यंग जय पुलिस स्टेशन में रिकवरी फेस में है, जबकि शॉन और रॉबिन दोनों को ऑफिशियली सभी मर्डर्स का जिम्मेदार ठहरा दिया जा चुका है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रॉबिन ने नैनकम से पहले ही कन्फेस किया था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो पूरे केस का ब्लेम खुद पर ले लेगा ताकि टैंक को बचा सके। बाद में नैनकम एक प्रोफाइलर से बात करता है जो पहले भी इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व थी। प्रोफाइलर बताती है कि रॉबिन के एक्शन उसके इमोशनल ट्रॉमा की वजह से थे, जो उसने अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद झेला था। वो टैंक के रोल के बारे में भी पूछती है। फ्लैशबैक में वापस ले जाया जाता है। जॉन और रॉबिन की मौत के बाद नैनकम टैंक से पूछता है कि वो वापस क्यों आया। टैंक कहता है कि वो अपनी कहानी पूरा करने आया है और नैनकम से कहता है कि उसे वो मार डाले क्योंकि वो भागना बंद करना चाहता है। नैनकम गोली चलाता है, लेकिन वो एक ब्लैंक होती है। वो टैंक से कहता है कि अब जो करना है खुद फैसला करो और वहाँ से चला जाता है। तभी एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क से आग लग जाती है। टैंक पूरी कोशिश करता है रॉबिन को बचाने की, लेकिन वो फेल हो जाता है। रॉबिन की डेड बॉडी को लास्ट बार देखकर टैंक वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह टैंक की माँ देखती है कि उनके घर के बाहर बर्फ हटा दी गई है, जबकि उनके हस्बैंड ने ये काम नहीं किया था। वो समझ जाती है कि उनका बेटा टैंक ही था, लेकिन अब वो वहाँ नहीं होता। टैंक दूसरे देश में एक सिंपल लाइफ जी रहा होता है, मेहनत करता है, लेकिन एक दिन पुलिस उसे पकड़ लेती है इलीगल इमिग्रेंट के रूप में। लेकिन जब वो अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करवाता है तो सरप्राइजिंगली उसका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन होता है। वो हैरान हो जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब प्रोफाइलर ने नैनकम से टैंक के इन्वॉल्वमेंट के बारे में पूछा था, तब नैनकम ने कुछ ऐसा किया था जो टैंक को ऑफिशियली क्लियर कर देता है, लेकिन वो जवाब डायरेक्टली नहीं दिखाया जाता। टैंक वापस कोरिया लौट आता है। एक दिन नैनकम अपने डॉग के साथ वॉक पे जा रहा होता है जब न्यूज में एक मर्डर विक्टिम के बारे में सुनता है जो एक सस्पेक्टेड एडिक्टर था। दूसरी तरफ टैंक एक स्ट्रीट पर वॉक कर रहा होता है जब कोई उससे टकरा जाता है। उसके गले में फिर से वही चुभन होती है और वो मुड़ कर देखता है, सेंसिंग द सेम डेंजरस टेंशन। और यहाँ तो हम सब जानते ही हैं कि आगे अब क्या होने वाला है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।